नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक तरफ मोदी जी की सिंदूर वाली जो राजनीति है वो चल नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि सिंदूर का रंग चटक नहीं हो पा रहा। कितनी भी कोशिश करने के बाद लगातार बेचारे सिंदूर को चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक से एक होर्डिंग लग गई, सब कुछ लग गया। 2.5 दिन तक खबर चलती रही घर घर सिंदूर बटेगा। उसके बाद जब तमाशा होने लगा तो 2.5 दिन बाद कहना पड़ा कि ये तो फेक न्यूज थी। बिहार में गए तो जो रोड शो हुआ, मैंने पहली बार ऐसा रोड शो देखा जिसमें कार के अंदर बैठकर बिना शीशा हटाए रोड शो हो रहा था। सड़क पर लोग नहीं थे। उसके बाद रैली हुई तो कुर्सियां खाली की खाली। बिहार से खबर आ रही है कि जो कांग्रेस का गठबंधन है, आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन है, उसमें ओवैसी भी शामिल होने वाले हैं। उधर इनका अपना जो गठबंधन है उसमें 50 दिक्कतें चल रही हैं। तो एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जिस तरह से इनको लग रहा था चुनावी फायदे का एक सबब बन सकता है, वो नहीं हो पा रहा। और दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार जनता के बीच हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। उनका संगठन सृजन अभियान चल रहा है। और अभी कल जब वो मध्य प्रदेश पहुंचे तो उन्होंने जो भाषण दिया है उससे अंदाजा ये लग जाता है कि आने वाले समय में कांग्रेस किस तरह से हमले करने वाली है भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर नरेंद्र मोदी के ऊपर। देखिए, मध्य प्रदेश जहां तक, चूंकि मैं मध्य प्रदेश में काफी वक्त मेरा निकला है तो मैं जानता हूं कि फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी क्या, आप कह सकते हैं खराब है। एक युवा अध्यक्ष जरूर बनवाया गया है वहां पर मिस्टर जीतू पटवारी को, वो मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस खड़ी हो गई है, मजबूत हो गई है, ये कहना भी अपने आप में भ्रम पालना होगा। मध्य प्रदेश में अभी कांग्रेस को बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। और जब पार्टी ऐसे हाल में हो तो पार्टी के नेता से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा उत्साह देने की कोशिश करे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करे। मोदी की जो छवि बनाई गई है वो लार्जर देन लाइफ बनाई गई है। आपको याद होगा G20 हुआ था, दुनिया के इतने बड़े बड़े नेता आए थे, लेकिन एक बहाना निकाला गया कि पॉपुलर कौन ज्यादा है। और मोदी का जो कटआउट था वो दुनिया के इन बड़े बड़े नेताओं की तुलना में काफी बड़ा बनाया गया, उनको काफी छोटा बनाया गया। अब दुनिया पर क्या इसका असर होता है ये तो G7 आते आते आप देख चुके हैं, उस पर बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। कुल मिला जुला के मामला आप जानते ही हैं कि कनाडा में जो G7 हो रहा है वहां भारत को आमंत्रण ही नहीं मिला, मोदी जी वहां पर नहीं जाएंगे। और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। कल जिस तरह से अमेरिका के वाणिज्य मंत्री जो हैं उनका बयान आया है जिसमें भारत से कहा गया है कि रशिया से हथियार खरीदना बंद करें, ब्रिक्स में वक्त देना बंद करें, पूरी तरह से अमेरिका से हथियार खरीदें। वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका अपने अंगूठे के नीचे लाना चाह रहा है भारत को। और ये जो सीज फायर हुआ और उसके बाद जिस तरह से ट्रंप ने लगातार बयान दिए, वो एक अच्छा बहाना मिल गया है विपक्ष को और राहुल गांधी को सीधे सीधे मोदी की उस लार्जर दैन लाइफ छवि पर हमला करने की। एक तरफ मोदी जी लगवा रहे हैं अपने कटआउट जिसमें ओवरऑल पहन के, एयरफोर्स वाला ओवरऑल जो पायलट्स का होता है वो पहन के ऐसा लग रहा है कि बस लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा, ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। ये नरेंद्र सरेंडर वाला जो सिमली है ये पहले भी इस्तेमाल हो चुका है और इस बार राहुल गांधी ने उसका बहुत तीखा इस्तेमाल किया है। ट्रंप जिस तरह से 10 बार से ज्यादा ये बात कह चुका है कि मैंने फोन किया और सीज फायर हो गया, उसके बाद इस तरह का हमला सीधे सीधे ये बताता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ये साबित करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी भले अपने सीने को 56 इंच का बताएं चाहे 76 इंच का, लेकिन अमेरिका और ट्रंप के सामने वो दबे और डरे हुए हैं। अब इसी में देखिए बयान आ जाता है हमारे सीडीएस का। सीडीएस के बारे में मैं बता दूं कि सीडीएस जो होते हैं इस देश के सर्वोच्च सेना नायक होते हैं। तीनों जो विंग्स हैं हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सबके वो चीफ हैं। तीनों में सबसे सीनियर जो सैन्य अधिकारी होता है उसको सीडीएस बनाया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो जो सरकार हमारी है भारत सरकार, उसके सबसे बड़े सैन्य सलाहकार भी हैं।
तो आप कह सकते हैं कि जितने लोग सेना की वर्दी में, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की वर्दी में इस समय हैं, सबसे ज्यादा चमकदार वर्दी अगर किसी की होती है, सबसे बड़ा पद किसी का होता है, तो वो सीडीएस का होता है। ये सीडीएस का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया। अब वो सीडीएस कह रहे हैं कि जिस दिन सीज फायर हुआ है उस दिन हमने पाकिस्तान को काफी पीछे ढकेल दिया था, उसके एयर बेसिस पे हमला पहुंचाया था। अभी उनका फिर से बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के कई फाइटर जेट्स गिरा दिए गए, पाकिस्तान का एक मालवाहक जहाज गिरा दिया गया, कई एयर बेसिस को नुकसान पहुंचा दिया गया। और सीडीएस अगर कुछ कह रहे हैं तो मैं कम से कम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करूंगा। सीडीएस के कहने का मतलब यह है कि जिस दिन सीज फायर हुआ है शाम को, उस दिन सुबह से दोपहर तक हम पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी स्थिति में थे। अब जाहिर सी बात है कि विपक्ष यह सवाल पूछेगा या इस देश की जनता भी यह सवाल पूछेगी कि आखिर उस समय सीज फायर क्यों किया गया जब पाकिस्तान के खिलाफ हम बहुत अच्छी स्थिति में थे। और चलिए, सीज फायर किया गया, कोई नहीं चाहता है युद्ध लंबा चले। युद्ध जितना लंबा चलता है उतना ज्यादा इकोनॉमीज तबाह होती हैं, लोग मारे जाते हैं। तो कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता कि युद्ध लंबा चले, दुनिया में युद्ध ना हो, ये सब चाहते हैं। हालांकि जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध किस दिन शुरू हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। सारे हालात, रशिया से लेके, ईरान से लेके, गजा से लेके ताइवान तक, सारे हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर रशिया यूक्रेन के बीच में जिस तरह की लड़ाई चल रही है, यूक्रेन ने जिस तरह के हमले किए हैं, और उसके बाद रशिया जिस तरह से यह संकेत दे रहा है कि वो आर्सेनिक मिसाइल का उपयोग करेगा, उसने मामले को और खतरनाक बना दिया है। आर्सेनिक मिसाइल लगभग परमाणु हथियारों के आसपास मानी जाती है, और अगर आर्सेनिक का इस्तेमाल किया रशिया ने तो यह समझिए कि यूक्रेन में भी भारी तबाही होगी। तो ये वाली स्थिति जब बनी हुई है तो हमारे छोटे से सीज फायर से क्या हो जाना था। लेकिन चलिए, मान लिया कि हम युद्ध नहीं चाहते थे और पाकिस्तान ने कहा हमने सीज फायर कर लिया, लेकिन यह सवाल तो राहुल गांधी भी पूछेंगे और हम भी पूछेंगे कि इस सीज फायर से हमारा हासिल क्या है, मिला क्या। 4 दिन लड़ाई चली, लड़ाई जैसी स्थितियां बनी रही, हमने उनके जेट गिराए। अगर सीडीएस साहब की बात मान लें तो शायद हमारे भी एक आध जेट गिरे, लोग हमारे भी मारे गए, उनके भी लोग मारे गए होंगे, सारी दुनिया डिस्टर्ब हुई। इसके बाद हमको मिला क्या, यह सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं और क्यों नहीं पूछेंगे। क्या इसके बाद आतंकवादियों को भारत को सौंपने की बात की पाकिस्तान ने, या फिर क्या इसके बाद पाकिस्तान ने यह वादा किया कि अब हम आतंकवादियों को नहीं पालेंगे, या उन 4 लोगों के बारे में, 4 आतंकवादियों के बारे में जिनकी तस्वीर तो जारी की गई थी, गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है, पाकिस्तान ने कुछ बताया। यह सवाल तो पूछा जाएगा। सवाल तो पूछा जाएगा कि 57 लोगों को आपने बाहर भेजा, दुनिया के तमाम देशों में ये लोग गए। अभी रेखा शर्मा जी कह रही थी कि हम ऐसे देशों में गए जहां पहले हमको घुसने नहीं दिया जाता था। अब हमको से उनका मतलब उनके परिवार से है या उनके पार्टी से है, मैं नहीं जानता, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी को भी यूरोप के कई देश और अमेरिका के कई देशों में आने नहीं दिया जाता था। गुजरात में जो दंगे हुए थे उनके आरोप के चलते उनको वहां आने नहीं दिया जाता था। तो उसकी बात हो सकता है रेखा शर्मा जी कर रही हो, लेकिन जिन देशों में वो गई थी, बहरीन हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, इन सब देशों में तो न जाने कब से हमारे रिश्ते हैं। 1955-56 में गए थे, नेहरू जी तब का वीडियो है, देखिए किस तरह से उनका स्वागत हुआ था वहां पर। तो अब रेखा शर्मा जी कह रही हैं कि इनको नहीं जाने दिया जाता था सऊदी अरब या बहरीन या कतर, तो वीजा किस लिए नहीं मिलता था मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। आपके जो लोग हैं वो विदेश से लौट के आते हैं और उसी समय खबर यह आती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो काउंटर टेररिज्म विभाग है उसका वाइस चेयरमैन बना दिया गया है पाकिस्तान को, जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे थे कि वो आतंकवाद को पालता है, और सही आरोप लगा रहे थे, पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, इसके 1000 सबूत दुनिया के पास हैं। लेकिन आप कहते हैं डंका आपका बज रहा है, और आपका डंका बजते बजते ये हाल हो गया है कि पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म का जो सेल है वहां पर उसका वाइस चेयरमैन बन जाता है, और तालिबान पर जो काउंटर टेररिज्म का सेल है उसका चेयरपर्सन बन जाता है। वो तय करेगा कि तालिबान के आतंकवाद से जुड़े किन लोगों को सैंक्शन किया जाए, किन को नहीं किया जाए। यूएनएससी में जाहिर तौर पर पाकिस्तान की बढ़ी हुई हैसियत बता रही है कि आप अपनी जो डिप्लोमेसी है उसमें कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। 57 लोग जाते हैं, विदेश में घूमते हैं, एक से एक देशों में जाते हैं, डेनमार्क में जाते हैं तो वहां से भारत की एम्बेसी जो ट्वीट करती है उसमें सब फार्मर लोगों का नाम है, पूर्व लोगों का नाम है, किसी वर्तमान से नहीं मिल पाते हैं। अमेरिका जाते हैं
तो वहां के ना राष्ट्रपति से मुलाकात होती है, ना उपराष्ट्रपति से मुलाकात होती है, ना रूबियो से मुलाकात होती है। बाकी जगहों पर एक आध जगह राष्ट्र प्रमुख मिले हैं, एक आध जगह फॉरेन मिनिस्टर मिले हैं, बाकी तो कोई खास मिला नहीं है। तो राहुल गांधी क्यों नहीं सवाल पूछेंगे और क्यों नहीं कहेंगे कि नरेंद्र जी सरेंडर हो गए अमेरिका के सामने? और क्यों सरेंडर हो गए? कई लोगों ने कहा कि संभव है कि अडानी जी जिस तरह से अमेरिका में फंसे हुए हैं, अमेरिका में उनको बचाने के लिए सरेंडर हुए हों। लेकिन हालत यह है कि अभी पिछला मामला सुलझा नहीं है और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को अगर हम माने तो अमेरिका के प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या सैंक्शन के बावजूद, आप जानते हैं ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा हुआ है, वो जांच कर रहे हैं कि क्या सैंक्शन के बावजूद सस्ते के चक्कर में अडानी साहब ने ईरान से कच्चा तेल इंपोर्ट किया था। हालांकि अडानी ग्रुप ने अपनी बात में यही कहा है कि भाई ये बेकार की बात है, हमने ईरान से कोई कच्चा तेल इंपोर्ट नहीं किया था, लेकिन जांच वहां पर हो रही है। ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है ये बताती है कि अडानी ग्रुप ने मुंद्रा बंदरगाह के जरिए ईरान से एलपीजी इंपोर्ट किया था। रिपोर्ट ये बताती है कि मुंद्रा और फारस की खाड़ी के बीच जो टैंकर्स आए गए हैं उनमें वैसे ही लक्षण दिखाई दिए हैं जैसे लक्षण प्रतिबंध से बचने वाले जहाजों में दिखाई देते हैं। अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है वो अडानी इंटरप्राइजेज को माल भेजने के लिए जो टैंकर्स यूज किए गए हैं, एलपीजी टैंकर्स यूज किए हैं, उनके मूवमेंट्स की जांच कर रहा है। अब अडानी ग्रुप के निराधार बताने से तो कुछ होगा नहीं। अडानी ग्रुप ने तो पहले भी जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं अमेरिका में उसको निराधार बताया है और उसके बावजूद वहां जांच चल रही है, संबंध तक भेजा गया है। अब अगर यह मामला बढ़ता है, अगर तेल, पेट्रोकेमिकल या एलपीजी कुछ भी उन्होंने ईरान से खरीदा है और अमेरिकी सैंक्शन के बावजूद खरीदा है, तो ये एक और केस बनेगा। यानी अडानी को भी अभी तक तो छुड़ा नहीं पाए हैं, किसी मामले में उनको बरी किया नहीं गया है और नया मामला आ गया। यह भी हो सकता है कि हिंदुस्तान के ऊपर और ज्यादा दबाव बनाने के लिए अडानी के ऊपर नकेल कसा जा रहा हो। यह अपने आप में आश्चर्यजनक है अगर एक सरकार, भारत सरकार, अडानी के चलते किसी दबाव में आ जाती है। भाई वो प्राइवेट बिजनेसमैन है, गलत करे तो उसको सजा मिले, लेकिन उससे अपने हितों को ऐसे जोड़ लिया है भारत सरकार ने कि अगर उसका नुकसान होगा तो शायद भारत सरकार का भी नुकसान होगा। यह बात कही जा रही है, इसका कोई सीधा सबूत तो मिल नहीं सकता, लेकिन यह बात भी कही जा रही है कि अडानी को बचाने के लिए आप समझौता कर रहे हैं। जिस लिए भी आप समझौता कर रहे हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अमेरिका से समझौता कीजिए, वो आप करने के लिए आजाद हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब दे दीजिए कम से कम कि क्या वाकई अमेरिका के कहने पर सीज फायर हुआ था और अडानी अंबानी को किस तरह से फायदा उठ रहा है। यह बात तो बार बार दिखाई दे रही है। अभी ब्लूमबर्ग पे एक रिपोर्ट आई थी, किस तरह से मतलब अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है समझना हो तो ब्लूमबर्ग पे एक रिपोर्ट आई थी। उसमें अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजे का नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू हुआ था, जिसको एनसीडी कहते हैं, और यह 5,000 करोड़ का डिबेंचर था। किसी और ने ₹1 का डिबेंचर नहीं खरीदा। अडानी का पूरा 5,000 करोड़ का डिबेंचर जो है वो खरीद लिया गया एलआईसी द्वारा। 15 साल के लिए यह खरीदा गया और इस पर 7.75% की ब्याज दर लग रही है। यह बांड क्यों इशू किया गया था? ताकि अडानी पोर्ट्स की शॉर्ट टर्म की जो कर्ज हैं, उनके शॉर्ट टर्म के कर्ज हैं, उनको लॉन्ग टर्म और कम ब्याज वाले कर्ज में बदलना है ताकि ब्याज का बोझ उनके ऊपर कम हो सके। और वो पूरा बोझ किसने ले लिया? वो पूरा बोझ ले लिया एलआईसी ने। एलआईसी क्या है? एलआईसी एक ऐसी संस्था है जहां हमारे आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जमा होते हैं, जिससे अगर कल को कोई दिक्कत आए, कल को कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, तो वहां से आपका इंश्योरेंस का पैसा आपके परिवार वालों को मिल सके। अब एलआईसी का पैसा 5,000 करोड़ रुपए अकेले, भाई मैं कह रहा हूं 5,000 करोड़ का मान लीजिए इशू हुआ था, कोई 500 करोड़ खरीदता, कोई 100 करोड़ खरीदता, कोई 1,000 करोड़ खरीदा, एलआईसी 2,000 करोड़ खरीद लेती, समझ में आता। लेकिन सीधे सीधे एक सरकारी संस्था 5,000 करोड़ का अडानी का खरीद लेती है डिबेंचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत प्लान तरीके से है कि अडानी के रिस्क को ट्रांसफर कर दिया गया एलआईसी के ऊपर। अब अडानी डूबेंगे तो एलआईसी का 15,000 करोड़ रुपया डूबेगा, यानी हमारा और आपका इंश्योरेंस का पैसा डूबेगा। इस तरह से अडानी को फायदा देने के सैकड़ों केसेज आपको मिल जाएंगे। तो अगर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो क्या गलत उठा रहे हैं? पता चला कि शीन नाम का एक ऐप था,
चाइना के जब ऐप बैन हो रहे थे उसको बैन कर दिया गया, उसके बाद शीन का समझौता हो जाता है अंबानी के साथ और अब शीन पर अंबानी चाइनीज सामान बेचेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि विदेशी सामान नहीं स्वदेशी का उपयोग करो और उसके बाद खबर क्या आती है कि वंदे भारत ट्रेनों में जो खाने का ठेका होगा वो भी एक फ्रांस की विदेशी कंपनी को सौंपा जाएगा। मतलब अब भारत में ऐसे लोग भी नहीं बचे हैं जो अपनी ट्रेनों में खाना खिला सकें, वो भी विदेश जाएगा। पहिया बनेगा ट्रेन का तो चाइना से बनेगा, ट्रैक बनेगा तो चाइना से बनेगा। चाइना का माल लाकर अडानी और अंबानी बेचेंगे और मोदी जी हमसे आपसे कहेंगे चाइना के माल का बहिष्कार करो। ये खेल अगर होगा तो विपक्ष का नेता सवाल क्यों नहीं पूछेगा? तो बहुत तय है ये कि अगले चुनाव जो आने वाले हैं, चाहे बिहार का चुनाव हो चाहे बंगाल का चुनाव हो, मोदी जी, अमित शाह जी, ये सारे लोग वही हिंदू मुस्लिम खेल खेलते हुए ऑपरेशन सिंदूर का उपयोग करने की कोशिश करेंगे। और राहुल गांधी ने कल क्लियर कर दिया कि विपक्ष न केवल ऑपरेशन सिंदूर पर पलटकर सवाल पूछेगा बल्कि स्वदेशी से लेकर तमाम सारे जो मुद्दे हैं उनको भी लेकर आएगा। अब चुनाव का नतीजा क्या होगा ये तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन ये सवाल जैसे जैसे मजबूत होते जाएंगे और हालत यह है कि मानसून सत्र तक बुलाने से मना कर दिया गया है, संसद को फेस करने की हिम्मत नहीं दिखाई दे रही है, तो जनता भी धीरे धीरे सवाल पूछना शुरू कर रही है कि ये 56 इंच की जो छाती है वो हवा से फुलाई गई है या वाकई इसके अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत बची हुई है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।